इंडियन मिलिट्री के इतिहास में सैम मानेकशॉ का नाम उनकी वीरता के लिए हमेशा लिया जाता है। सैम हॉर्मोज़जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, एक इंडियन मिलिट्री लीडर थे जो फील्ड मार्शल के 5 स्टार रैंक के पद पर प्रमोट होने वाले पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। उनका मिलिट्री करियर 4 दशकों तक रहा और उन्होंने 5 वॉर्स जीते, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी सेना की सेवा से हुई। 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत से सैम मानेकशॉ एक घरेलू नाम बन गए। अपने 4 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने 5 युद्धों के माध्यम से शानदार ढंग से देश की सेवा की। वे वर्ल्ड वॉर 2, इंडो पाकिस्तान वॉर 1947, सीनो इंडियन वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में शामिल थे। मानेकशॉ एक पारसी परिवार से थे और उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता हॉर्मोज़जी मानेकशॉ और मां हीला मानेकशॉ दोनों पारसी थे, जो गुजरात के वलसाड़ शहर से अमृतसर सेटल हुए थे। उनके माता पिता 1903 में गुजरात छोड़कर लाहौर जा रहे थे, जहां हॉर्मोज़जी के कुछ दोस्त थे और जहां वो मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते थे। हालांकि जब उनकी ट्रेन अमृतसर में रुकी, हीला को अपनी गर्भावस्था के कारण आगे जाना मुश्किल हो गया और फिर स्टेशन मास्टर की सलाह पर वे वहीं अमृतसर में रुक गए। बच्चे के जन्म के बाद जब तक हीला ठीक हुई, तब तक उनको अमृतसर भाग गया और वे वहीं बस गए। हॉर्मोज़जी डॉक्टर थे और उन्होंने वहां रहते हुए जल्द ही अमृतसर में एक क्लिनिक और फार्मेसी की स्थापना की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हॉर्मोज़जी मानेकशॉ ने ब्रिटिश सेना में इंडियन मेडिकल सर्विस में एक कैप्टन के रूप में काम किया। अपने पिता की तरह डॉक्टर बनने की चाहत रखते हुए सैम ने अपने पिता से मेडिसिन स्टडी करने के लिए लंदन भेजने को कहा, जिस पर उनके पिता ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अभी उनकी उम्र कम है। सैम मानेकशॉ ने अप्रैल 1932 में अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं पर 1931 में स्थापित इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने सेना में ऑफिसर कमीशंस के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की। तब देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में नामांकन करने के लिए उन्होंने परीक्षा दी और परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1932 को जब रिजल्ट आया तो वो 40 कैडेट्स में 6th रैंक पर थे और यहीं से उनका मिलिट्री का सफर शुरू होता है। उन दिनों इंडियन ऑफिसर्स को उनके यूनिट में जाने से पहले ब्रिटिश रेजिमेंट में भेजा जाता था। इस वजह से मानेकशॉ लाहौर में तैनात 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स में शामिल हो गए। बाद में उन्हें बर्मा में तैनात 4th बटालियन 12th फ्रंटियर फोर्स में तैनात किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती दौर में वो जापानीज के खिलाफ बर्मा अभियान का हिस्सा थे। एक कैप्टन के रूप में जब वे 1942 में बर्मा में तैनात थे और जापानीज के साथ वॉर लड़ रहे थे, उस वक्त अपने आधे सैनिकों को खोने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को सित्तांग ब्रिज पर जीत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर में 9 गोलियां लगी। जब वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उनको एक बहादुर सिपाही शेर सिंह ने युद्ध के मैदान से बाहर निकाला और उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास ले गए। सर्जन ने शुरू में मानेकशॉ का इलाज करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वे बुरी तरह घायल हैं और उनके बचने की संभावना बहुत कम है। लेकिन शेर सिंह ने उन्हें मानेकशॉ का इलाज करने के लिए मजबूर किया। जब मानेकशॉ को होश आया, तब सर्जन ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ है। तब उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें एक खच्चर ने लात मारी थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हुए सर्जन ने उनका इलाज किया और उनके शरीर में से उन्होंने 9 गोलियां निकाली। 17th इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवर ने मानेकशॉ की बहादुरी को सलाम किया और उन पर अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन लगाया, ये कहते हुए कि एक मृत व्यक्ति को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित नहीं किया जा सकता। 1947 में भारत के विभाजन पर मानेकशॉ की यूनिट पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गई। तब उन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत को चुना, इसीलिए उनको 8th गोरखा राइफल में नियुक्त किया गया, जहां उन्हें बहादुर नाम दिया गया। उसी समय से सैम बहादुर उनका सामान्य नाम बन गया। इससे पहले कि वे 3rd बटालियन 5 गोरखा राइफल के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में जाते, पाकिस्तानी सेना ने 22 अक्टूबर को कश्मीर में घुसपैठ की और डोमेल और मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर के समय सैम मानेकशॉ पाकिस्तानी आर्मी पर एरियल सर्वेलेंस कर रहे थे। ये उनका ही सुझाव था कि कश्मीर पर कब्जा रोकने के लिए भारतीय सेना को हवाई मार्ग से वहां भेजा जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के टेकओवर के लिए शीघ्र सेना तैनात करने की सलाह दी। 1957 में उन्हें हायर कमांड कोर्स के लिए 1 साल के लिए इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन भेजा गया और फिर उनको मेजर जनरल के एक्टिंग रैंक के साथ 26 इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिस कमांडिंग नियुक्त किया गया।
जब उन्होंने डिवीजन की कमान संभाली तब जनरल KS तिमैया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर। मानेकशॉ के डिवीजन के दौरे के दौरान मेनन ने उनसे पूछा कि वो अपने चीफ तिमैया के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मिस्टर मिनिस्टर, मुझे उनके बारे में सोचने की अनुमति नहीं है। वह मेरे चीफ है। कल आप मेरे ब्रिगेडियर्स और कर्नल से पूछेंगे कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस बात पर मेनन को गुस्सा आ गया और मानेकशॉ मेनन के दुश्मनों के लिस्ट में शामिल हो गए। 1 मार्च 1959 को मानेकशॉ को मेजर जनरल के रूप में प्रमोट किया गया। मई 1961 को तिमैया ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उनकी जगह जनरल प्राणनाथ थापर ने ले ली। साल की शुरुआत में मेजर जनरल ब्रिजमोहन कौल को लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे प्रमोट किया गया और मेनन द्वारा उन्हें क्वार्टर मास्टर जनरल अपॉइंट किया गया। कौल के नेहरू और मेनन से अच्छे संबंध थे, जिसके कारण उन्हें फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया। ये बात मानेकशॉ के साथ दूसरे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। इसी बात के चलते उन्हें एंटी नेशनल कहा गया और उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई। उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए। पहला ये कि वे देश के प्रति लॉयल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस में भारतीय नेताओं के बजाय ब्रिटिश वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स की तस्वीरें लगा रखी है। उन पर शिवाजी महाराज का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया। दूसरा ये कि वे एक मिलिट्री इंस्ट्रक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे थे, जिन्होंने भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि मानेकशॉ ने इंस्ट्रक्टर को ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा भी था। उन पर तीसरा चार्ज ये लगा था कि उन्होंने अपने साथी ऑफिसर्स की पत्नियों के बारे में कुछ अपमानजनक बातें की थी। हालांकि ये सारे आरोप जो उन पर मेनन और उनके करीबी ऑफिसर्स के द्वारा लगाए गए, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह द्वारा खारिज कर दिया गया। इस बात का हर्जाना भारत को चाइना के साथ 1962 के वॉर में हार के साथ चुकाना पड़ा। चाइना के साथ भारत की हार मेनन के चुने हुए जनरल्स के कारण उठानी पड़ी। इसके बाद मेनन और कौल को इस्तीफा देना पड़ा और मानेकशॉ को 4 कॉर्प्स की कमान सौंपी गई। फिर 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें आर्मी चीफ नियुक्त किया गया। 1971 की शुरुआत में ईस्ट पाकिस्तान में नरसंहार को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली नागरिकों और आर्म फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जो ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे और जो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध कर रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट के रूप में जाने जाने वाली इस कार्रवाई में लाखों ईस्ट पाकिस्तानी मारे गए और लगभग 10 मिलियन रेफ्यूजीज भारत में शरण लेने के लिए भाग गए। रेफ्यूजी क्राइसिस के कारण देश की इकोनॉमी पर दबाव पड़ रहा था और इसके साथ ही अपने राइवल को मात देने के इरादे से भारत ने अप्रैल में बांग्लादेश के नए राष्ट्र के गठन में मदद करने का निर्णय लिया। अप्रैल के अंत में एक कैबिनेट बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पूछा कि क्या वे पाकिस्तान के साथ वॉर के लिए तैयार है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं निश्चित रूप से तैयार नहीं हूँ। ये अप्रैल का अंत है और हिमालय के पासेस खुल रहे हैं, ऐसे में चाइना की ओर से हमला हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लोगों को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए सड़क की पूरी जगह और पूरे रेलवे नेटवर्क की जरूरत होगी और क्योंकि ये हार्वेस्ट सीजन है तो फसलों का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकेगा और वे सड़ जाएंगी। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान में बारिश से सेना की आवाजाही पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और एयरफोर्स भी मौसम के कारण सपोर्ट करने में सक्षम नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जवानों को 189 ऑपरेशनल टैंक्स की जरूरत होगी, पर हमारे पास लड़ने के लिए सिर्फ 11 टैंक्स ही हैं। इस पर जब फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा कि केवल 11 टैंक ही ऑपरेशनल क्यों थे, तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मैं आपसे 1 साल से पैसे मांग रहा हूँ और आप कहते हैं कि आपको पैसे नहीं मिले। कैबिनेट के रूम से चले जाने के बाद मानेकशॉ ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मना कर दिया और इसके बजाय उनसे सलाह मांगी। तब मानेकशॉ ने गारंटी दी कि अगर उन्हें ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी शर्तों पर संभालने की अनुमति मिलती है तो वो जीत की गारंटी दे सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री सहमत हो गई। सैम मानेकशॉ ने एक रणनीति तैयार की जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के लिबरेशन के लिए लड़ने वाली 75,000 गुरिल्ला फोर्स मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना की भी तीनों सेवाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का उपयोग किया जाए। ये सेना सप्लाई लाइंस को नष्ट करने, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब करने और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भारतीय सेना को वापस भेजकर पाकिस्तानी सेना को परेशान करने में सहायक थी। वॉर 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ जब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स के ठिकानों पर बमबारी की। सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक कंबाइंड आर्म स्ट्रेटेजी बनाई, जिसकी वजह से युद्ध के ईस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान फोर्सेस को प्रभावी रूप से नष्ट किया गया।
जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो गई और भारत ने स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे पाकिस्तानी सेनाएं अलग थलग पड़ गई और उन्होंने आत्मसमर्पण या पीछे हटना शुरू कर दिया। 9 दिसंबर 1971 तक भारतीय सेना ने प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और ढाका को प्रभावी ढंग से घेर लिया। सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सेना से आत्मसमर्पण करने को कहा और उनसे वादा किया कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा और साथ ही साथ ईस्ट पाकिस्तान के प्रतिशोध से बचाया जाएगा। उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट द्वारा 9, 11 और 15 दिसंबर को पाकिस्तानी सैनिकों को ये मैसेज दिया: Indian forces have surrounded you. Your air force is destroyed. You have no hope of any help from them. Chittagong, Chalna and Mangla ports are blocked. Nobody can reach you from the sea. Your fate is sealed. The Mukti Bahini and the people are all prepared to take revenge for the atrocities and cruelties you have committed. Why waste lives? Don't you want to go home and be with your children? Do not lose time. There is no disgrace in laying down your arms to a soldier. We will give you the treatment befitting a soldier. जब इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी में कोई नतीजा नहीं निकला तो पाकिस्तानी सेना के कमांडर को इस बात का अंदाजा हुआ कि प्रतिरोध की कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने सैम मानेकशॉ से आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 16 दिसंबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया और वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया और बांग्लादेश के नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद मानेकशॉ को इस वॉर के नायक के रूप में जाना जाने लगा। इंदिरा गांधी ने उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया। भारत के प्रति उनके सेवा भाव के लिए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। लगभग 4 दशकों के करियर के बाद वे 15 जनवरी 1973 को रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वे अपनी पत्नी सुलू के साथ वेलिंगटन कैंटोनमेंट के पास कुन्नूर में बस गए। हालांकि मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें फील्ड मार्शल के रूप में सैलरी नहीं दी गई थी। 2007 में जब वे बीमार थे और प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने उनसे मुलाकात की, तब उन्हें उनके 39 वर्षों का बकाया वेतन के रूप में 1.3 करोड़ का चेक दिया गया। मानेकशॉ की मृत्यु 27 जून 2008 में निमोनिया के कारण हुई, जब वे 94 इयर्स के थे। सैम मानेकशॉ को भारत के ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स में से एक माना जाता है और देश की रक्षा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा और भारतीय सेना उनकी उत्कृष्ट सेवा और नेतृत्व की सराहना करती रहेगी। तो ये थी कहानी सैम मानेकशॉ की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।